नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज सिस्टम से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी पेपरों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखते हैं। आज की इस वीडियो में पंचायती सिस्टम से जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं, 243 के पूरा जो अंदर आर्टिकल पूछे जाते हैं कि किसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। देखिए, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायत चुनाव करवाने का जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार का होता है, लेकिन करवाता कौन है अगर पूछेगा तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को करवाता है। ठीक है, निर्णय कौन लेता है, ये लेती है राज्य सरकार। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कितने विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर पंचायत कानून बना सकती है या पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है। तो इनकी संख्या है 29 विषय। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, जो नगर पंचायत है उनसे संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और जो 12वीं है इसके अंदर कुल 18 विषय हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये नंबर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत के अंदर सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली थी इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां से इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेट सहित जिला भी आपको याद रखना है, राज्य भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 को इसे नागौर जिले में शुरू किया गया और 11 अक्टूबर 1959 को इसको आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। पहला जिला पूछेगा नागौर, और पूरे राज्य में कहां हुआ तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, पंचायती राज सिस्टम को शुरुआत में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इसको संविधान का जो आर्टिकल 40 है, जो कि नीति निदेशक तत्व जो राज्य के हैं उसके अंतर्गत आता है, वहां पर इसको शामिल किया गया था। और नीति निदेशक तत्व आप जानते हैं, उसके जो अधिकार हैं, यानी कि उसको देना है जनता को या नहीं देना है, वो कौन निर्णय लेता है, राज्य सरकार। तो वो जरूरी नहीं है। इसको शुरुआत में 40 में डाला गया, बाद में जब इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है किस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह जो संशोधन था ये आपका 1993 से लागू हुआ। ठीक है, देखिए जो बिल था, संशोधन बिल, ये 1992 में संसद में आया। 1992 में आया, 22 दिसंबर को यह लोकसभा से पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 को यह आपके राज्यसभा से पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 को इसके ऊपर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 24 अप्रैल 1993 को यह देश में लागू हो गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को हम हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि जब ये 73वां संशोधन पारित हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव के शासनकाल में यह पारित हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने बात करी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हमारा ये संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। देखिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को करी थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। यह जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका विचार कहां से लिया गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका विचार रूस से लिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण चीज, यह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था बाद में इसको और विस्तार करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए 1953 में एक और यहाँ पे इसका एक समिति बनाई गई, एक तरीके से आप बोल सकते हो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसको शुरुआत की गई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये आई 1953 में। ठीक है, दोनों एक साथ आई। चलिए
नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो दो कार्यक्रम थे, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में चला और दूसरा जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा चली, उसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जनवरी 1957 में। ठीक है, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी ये नवंबर 1957 में करी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवंबर में 57 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को दिया। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति ने करी थी। पंचायती राज सिस्टम को त्रिस्तरीय बनाने के लिए जो पहली सिफारिश करी गई यह बलवंत राय मेहता समिति ने ही करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो इस समिति ने बताया कि जो सिस्टम बनेगा वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ग्राम स्तर पे। उसके बाद जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय बनाने की जो सिफारिश करी थी वो सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने ही करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इनके गठन के बारे में, सदस्यों के बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायत करने की अनुशंसा किसने करी, हम कर चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भारत में बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इन्हीं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें इन्हीं के लिए हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही जिला बोर्डों का गठन होता है 1882 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आयोग भी इसको लेके पूछ चुका है कि ब्रिटिश शासनकाल में जो स्थानीय निकाय अधिनियम था वो कब पारित हुआ, तो वो भी 1882 में आया, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की संस्तुति की थी। यानी कि इसने ये जो समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, इसने किस मॉडल की सिफारिश यहाँ पर करी, तो इसने द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश करी थी। क्वेश्चन बनता है त्रिस्तरीय किसने कहा और दो स्तरीय बनाने की सिफारिश किसने करी। दो स्तर बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने करी थी। यह जो समिति थी इसका गठन दिसंबर 1977 में किया गया। ठीक है, जो जनता सरकार थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो दिसंबर 1977 में इस समिति का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी। ठीक है, अगले साल इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये दो स्तरों पे होना चाहिए। पहला ब्लॉक स्तर पे मंडल पंचायत का गठन किया जाए और दूसरा इसने कहा कि जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो स्तर की सिफारिश किसने करी, अशोक मेहता समिति। गठन कब हुआ, 1977 में, नवंबर में, दिसंबर में हुआ, और इसने रिपोर्ट कब दी, 1978 में। ठीक है, जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था। देखिए, जो ये जीवीके राव समिति थी इसे कहीं पर पीवीके राव समिति भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही समिति हैं, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आपको सिर्फ इसको लेके दो बातें याद रखनी है। पहला, इसका गठन 1985 में हुआ और दूसरा, इसका ये जो समिति है इसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में देगा जीवीके राव समिति, इसका संबंध भी है। ठीक है, नेक्स्ट है एल.एम. सिंघवी समिति किस वर्ष गठित की गई। देखिए, जो एल.एम. सिंघवी समिति थी ये भी एक इंपॉर्टेंट समिति है, पंचायती सिस्टम से ही संबंधित है। इसका गठन 1986 में किया गया राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट 1986 में ही दे दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिपोर्ट को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 86 में गठित हुई, नवंबर 86 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और इसने क्या सिफारिश करी हम यहाँ पे देखते हैं।
पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई? यानी कि जो पंचायती सिस्टम है इसको अगर आपको प्रभावी तौर से लागू करना है तो इसे संवैधानिक दर्जा देना होगा। यह सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति ने करी थी। ठीक है, बाद में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया 93 में, इसी समिति की सिफारिश के ऊपर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? देखिए, यदि कोई पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर दूसरी पंचायत का गठन होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। एक फैक्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, मान लीजिए कोई पंचायत है जिसका गठन 5 साल के लिए हुआ और 1 साल के बाद उस पंचायत को भंग कर दिया गया। उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो दूसरी पंचायत गठित होगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी, जो रिमेनिंग कार्यकाल है उसके लिए उसका गठन किया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण समितियों को देखा। आखिर में हमने एल.एम. सिंघवी समिति को देखा, 1986 में बनी। इसके बाद 2-3 समितियां और बनी जो आपको याद रखनी है। पहली है थुंगन समिति। ठीक है, इस समिति का गठन 1988 में हुआ। इसने भी वही बात कही कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना होगा। ठीक है, इसके बाद एक समिति और बनी जिसका नाम था वी.एन. गाडगिल समिति। ठीक है, इस समिति का गठन भी 1988 में हुआ और इसने भी सेम बात कही थी। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है कि थुंगन समिति और गाडगिल समिति, इनका संबंध भी पंचायती सिस्टम से है। 1988 में इनका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम पंचायत का अगर आपको सदस्य बनना है तो वहां पे चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? अभी हमने शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि जो ग्राम पंचायत है, शुरुआत में जब संविधान बना तो इसे आर्टिकल 40 में डाला गया। आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका एक हिस्सा है और वो आपके भाग 4 में आता है। ठीक है, तो संविधान का जो आर्टिकल 40 है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर संबंधित है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में शामिल है। ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायती राज सिस्टम होता है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? पंचायती राज की जो आधारशिला है वो है ग्राम सभा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत से भी निचले स्तर पे होती है, लेकिन इसी को पंचायती राज का आधारशिला माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया था? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, उस समय संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा 243 आर्टिकल के अंदर पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए, उन सभी आर्टिकल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है? पंचायती राज का ठहराव काल ये कहा जाता है 1965 से लेकर के 1968 के काल को। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण काल हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी स्टेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वहां से मैंने इसको लिया। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, जो ठहराव काल है 65 से 68 है। शुरुआत से बात करते हैं। पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1959 में। ठीक है, 1959 से लेकर के जो 64 तक का काल है, इस काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। ठीक है, 65 से लेकर के 68 के काल को ठहराव काल कहा जाता है। इसके बाद 69 से लेकर के 1983 तक के काल को पंचायती राज का जो हास काल है, जहां पे उसको नुकसान हुआ, उस काल के रूप में से जाना जाता है। और पंचायती राज का पुनरोदय काल किसको कहते हैं? कब से शुरू हुआ? तो 1983 के बाद से जो भी चल रहा है, इसे पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसने कहा था? देखिए, पंचायतों को अधिकार देने के लिए, या ये जो सिफारिश करते थे कि पंचायतों को अधिकार देने चाहिए, गांव के लोगों को अधिकार देने चाहिए, उनसे शुरुआत में गलतियां होंगी, उनसे घबराना नहीं है, उनको फिर भी अधिकार देने चाहिए। तो यह स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठकों की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं ग्राम प्रधान। ठीक है, जो ग्राम प्रधान होते हैं वही ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ये आपके हैदराबाद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन जो डिटेल में होते हैं कि 243 के किस खंड में क्या बोला गया है, तो उसके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से भी पढ़ेंगे। पहले इसको ध्यान रखें, योग्यता संबंधी जो प्रावधान है वो 243 फ में बोले गए हैं। ठीक है, अब एक चार्ट के माध्यम से हम सभी आर्टिकल्स को यहां पर समझेंगे अच्छे से। देखिए, जो आर्टिकल 243 है यह परिभाषा देता है पंचायतों के बारे में, जो पंचायती राज सिस्टम है इसके बारे में परिभाषा देता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 243 का आता है, इसके अंदर हमें ग्राम सभा के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इनको अगर आपको अल्फाबेट में कवर करना है तो का यानी कि यहां से आप कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। यहां पे ए, ये वाला बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए, जो 243 का है ये ग्राम सभा से संबंधित है। 243 खा यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 खा ग्राम सभा से, 243 का। ठीक है, यानी कि ए और बी। पंचायतों की संरचना, किस तरीके से उनका आकार होगा, क्या होगा, किस तरीके से उनका गठन होगा। ठीक है, पंचायतों की संरचना के बारे में कौन बताता है, 243 गा। ठीक है, पंचायतों में किस तरीके से आरक्षण होगा, किस किस को आरक्षण होगा, तो आरक्षण संबंधी जो प्रस्ताव है वो 243 घ में दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो पंचायतों में एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है और यहां पे ओबीसी या जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ओबीसी राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड है, अगर राज्य सरकार देना चाहे तो दे सकती है। महिलाओं की बात करें तो पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण 1/3 आरक्षण यहां पे दिया गया है। जो हमने पहले पंचायत वाली वीडियो पढ़ी थी वहां पर मैंने 30% आरक्षण की बात कही थी, आप उसको करेक्ट कर देना। महिलाओं के लिए पंचायतों में न्यूनतम 1/3 आरक्षण यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होता है यहां पे। ठीक है, 1/3। हालांकि उत्तराखंड में 2008 के बाद से 50% आरक्षण यहां पे होता है। पंचायतों की अवधि की बात करें कि कोई पंचायत कितने काल के लिए होगी, तो ये हमें 243 अणा में बताता है। ठीक है, 243 चा ये सदस्य की योग्यताओं के बारे में बताता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 243 का चा। इसके अलावा आप सभी चीजें यहां पे दे सकते हैं। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243 छा में है। पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां ये दी गई हैं 243 ज में। ठीक है, 243 झा में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ये होता है 243 झा के तहत। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा ये 243 झा में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन, किस तरीके से निर्वाचन होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये 243 टा में बताया गया है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। संघ राज्यों को लागू होना, ठीक है, क्षेत्रों को लागू होना, ये बताया गया है 243 ढा में, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे किस तरीके से पंचायत सिस्टम होगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शुरुआत की आपकी का से लेकर के टा तक है, ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एग्जाम से पहले एक बार देखकर जरूर जाएं। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, वित्त आयोग के बारे में अभी मैंने आपको बताया 243 जह में इसका वर्णन किया गया है और अगर आप इसे अल्फाबेट वाइज देखेंगे तो आई यहां पे आएगा, 243 आई। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग, अभी हमने ऊपर देखा निर्वाचन के बारे में हमें आर्टिकल 243 के में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 243 टा में बताया गया था ना, टा को अगर आप देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में तो ये के स्थान पर आएगा। नेक्स्ट है किसने पंचायती राज को देशी और प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया था। पंचायती राज सिस्टम को देशी और प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये करने की सलाह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी पंचायती राज सिस्टम के एक प्रबल, इसके बोल सकते हैं कि वो चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम इसका लागू हो, यानी कि एक कट्टर समर्थक थे महात्मा गांधी पंचायती राज सिस्टम के। एक स्वतंत्रता सेनानी और थे जो नहीं
नहीं चाहते थे पंचायती राज सिस्टम को, यानी कि जो इसके विरोध में थे, उनका नाम पूछा जा सकता है। उनका नाम है BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर पंचायतों के इतने समर्थन में नहीं थे। भीमराव अंबेडकर ने स्टेटमेंट भी कहा था पंचायतों को लेकर के कि जो पंचायत हैं ये लूट का अड्डा हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है पंचायतों को लूट का अड्डा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, जब संविधान बन रहा था, जब पंचायती राज सिस्टम के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हुआ, तो कुछ लोग लागू करना चाहते थे, कुछ इसको संविधान में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इसको संविधान की आर्टिकल 40 में डाला गया, यानी कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि जिसको सही लगे वो इसको चालू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है ये 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016। इसमें संशोधन कब हुआ? इसके अंदर संशोधन 2019 में किया गया। ठीक है, जो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल 6 भाग हैं। इसके अंदर अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय 25 हैं। इसमें धाराएं कितनी हैं? टोटल धाराएं यहाँ पे 194 हैं। ठीक है, 194 धाराएं इस अधिनियम में शामिल हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूपी वीडियो का एग्जाम होता है 2016 में, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि अगर आपको जो उप प्रधान है उसे पद से हटाना है तो 2/3 मत वहां पे आपको चाहिए। ठीक है, और अगर आपको जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे वो जिलाधिकारी में आते हो, जिला पंचायत में आते हो, उनके लिए भी 2/3 मत वहां पे चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और अगर सिर्फ प्रधान की बात की जाए, अगर प्रधान को हटाना हो अविश्वास प्रस्ताव के कारण, तो प्रधान को हटाने के लिए 1/2 यहां पे समर्थन चाहिए। ठीक है, तो 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछी जाती हैं। कुछ बातें और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी से उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं कुल ग्राम पंचायतों की बात करूं तो उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या है 7,791। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है VDO। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरा स्तर की बात करूं जो है आपका क्षेत्र पंचायत, जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, इसका जो गठन होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है और उत्तराखंड में ब्लॉक कितने हैं? 95। ठीक है, इसका जो सचिव होगा क्षेत्र पंचायत का या पंचायत समिति का वो होता है BDO। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर आता है जिला पंचायत। आप जानते हैं उत्तराखंड में जिला पंचायत कितनी होंगी? 13 ही होंगी, क्योंकि 13 जिले हैं। और इसका जो सचिव होता है वो होता है आपका मुख्य विकास अधिकारी, यानी कि CDO या फिर PRO, पंचायती राज ऑफिसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको यहां पे रिकॉल कर लीजिए। और अगर आप इसके बारे में एक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं जैसे कहा वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पंचायती राज सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हमने यहाँ पे देखे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 4 क्वेश्चन और है जो मुझे NCERT की जो बुक है वहां पर मिले, तो मैं चाहता हूं एक बार आप उनको भी जरूर नोट करते हुए चलें, हो सकता है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये मुझे NCERT की बुक में मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया वहां पर कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है? अभी हमने ऊपर आरक्षण की बात करी थी ना कि जो OBC के लिए आरक्षण है वो राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लेकिन किस राज्य में अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा था कि हमने बात करी कि पंचायतों में जो SC और ST हैं इनको आरक्षण है, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे SC और ST को आरक्षण नहीं दिया जाता पंचायतों में? वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में SC ST की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, लगभग वहां पे SC ST ही है। ठीक है, एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में पंचायत समितियों के लिए जो पंचायत राज से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया है? ठीक है, एक अपीलीय न्यायालय वो बनाया गया है केरल में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और प्रश्न जो हमने पढ़ा कि 3 स्तर की होती हैं, बीच वाला जो स्तर है जिसे हम पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत कहते हैं, जो बलवंत राय मेहता समिति थी उस समिति ने कहा कि ये जो मध्य स्तर है इसको अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन बन सकता है बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश करी थी, जो मध्य स्तर है पंचायत समिति या जो क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस वीडियो में, जिसमें हमने वीडियो से जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।